कंटिन्यू कीजिए मैम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पारुल सिंह, आपकी पेपर वन एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करती हूं आज के सेशन में। गाइस, यूजीसी नेट जीआरएफ की अगर मैं बात करूं, आप लोगों की 85 सब्जेक्ट्स में यूजीसी नेट जीआरएफ का एग्जाम होता है। लेकिन ये जो पेपर वन है, क्या सभी विषयों में बदल जाता है? नहीं, आपका 85 सब्जेक्ट्स में पेपर वन सेम ही रहता है। तो क्या पेपर वन के यूनिट्स जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं, बदल जाते हैं? सो पेपर वन के जो यूनिट्स हैं, आप लोगों के पास 10 यूनिट्स हैं, यानी कि 10 यूनिट आप लोगों को बहुत अच्छे से करने हैं। पेपर वन की अगर मैं बात करूं, आप लोगों के 50 क्वेश्चंस होते हैं पेपर वन में, जिसमें से आप लोगों को ऑलमोस्ट, अगर मैं कहूं कि आप 40 टू 45 या फिर 48 तक, मैं तो क्राइटेरिया जो है वो इतना लेकर ही जाती हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो नेट का एग्जाम है, इसे तो आप क्वालिफाई कर सकते हो विद योर पेपर टू। आप अपने पेपर टू के आधार पर इसे आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन जब तक आप पेपर वन पे फोकस नहीं करोगे, पेपर वन तैयार नहीं करोगे, यू कांट क्लियर योर जीआरएफ। क्योंकि जीआरएफ को लाने में, आपके रैंक्स बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला जो सब्जेक्ट है वो है पेपर वन। ऑल राइट, सो वी आर डिस्कसिंग, यहाँ पर हम कर रहे हैं आज आप लोगों के लिए हायर एजुकेशन स्टार्ट। सो शिक्षा की अगर मैं बात करूं, एजुकेशन की अगर मैं बात करूं, किस तरीके से एजुकेशन जो है वो शुरू हुई। क्या प्राचीन भारत में भी पढ़ाई होती थी? क्या प्राचीन भारत में भी जो है शिक्षा चल रही थी? क्या स्त्रियां, महिला जो हैं वो पहले के ज़माने में भी पढ़ रही थी? आज के समय में आप देख रहे हो महिलाएं चांद तक जा रही हैं, वहाँ से आ रही हैं, अंतरिक्ष तक जा रही हैं, जिनमें सुनीता विलियम्स को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी फिलहाल में वो चांद से अंतरिक्ष जो है वो वापस आई हैं। सो अब यहाँ पर मैं बात करूँ एंशिएंट इंडिया की, सबसे पहले बात करेंगे, यानी कि हम प्राचीन भारत की बात करेंगे। प्राचीन भारत में शिक्षा को लेकर बात करेंगे, किस तरीके से शिक्षा का प्रचार प्रसार जो है वो हुआ, और किस तरीके से प्राचीन भारत में शिक्षा जो है वो आप लोगों की बढ़ी, और फिर उसके बाद किस तरीके से भारत में शिक्षा को लेकर बदलाव आया। देखो, एक फेज ऐसा था जब महिलाओं को सारी चीज़ें प्राप्त थी, ठीक है, और साथ ही साथ शिक्षा की बात करूं तो एजुकेशन सभी के लिए था। एजुकेशन सिस्टम में थोड़ी सी चीज़ें परिवर्तित थी, जैसे कि गुरु जो हैं वो शिक्षकों के साथ में जो है वो रहते थे, ठीक है, टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो साथ में रहते थे। लेकिन स्टूडेंट्स में क्या थे ना, दो तरीके से डिवाइड थे। जैसे अभी मैरिड और अनमैरिड का सिनेरियो, यानी विवाहित और अविवाहित, तो पहले भी ऐसा ही था। तो क्या पहले जो विवाहित बच्चे होते थे उन लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो विवाहित बच्चे होते थे वो गुरुकुल में नहीं रहते थे। अभी इस समय के स्कूल होते हैं, पहले गुरुकुल होते थे, परिषद होती थी, अभी स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, अभी इस तरीके से। हालांकि अभी भी रेजिडेंशियल है, लेकिन पहले रेजिडेंशियल, ये जो आवासीय स्कूल की योजना है, ये कहीं ना कहीं हमने अपने पुराने समय से, अपने प्राचीन समय से ही प्राप्त की है। ऐसा नहीं है कि ये हमने एक नई उत्पत्ति की है। कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं हमें परंपरा के तौर पर, हमें पुराने अपने वेदों से, अपनी रचनाओं से जो है, अपने ग्रंथों से, अपने साहित्यों से जो है वो प्राप्त हुई है, अपने इतिहास से प्राप्त हुई है। इसी इतिहास में एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन टू एंशिएंट इंडिया, इंट्रोडक्शन टू एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, किस तरीके से भारत में जो है वो शिक्षा का प्रसार था, उसका परिचय जो है वो जानेंगे। चलिए, लेट्स गो। सो यहाँ पर मैंने कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए मेंशन कर रखी हैं, जैसे इतिहास के परिपेक्ष में अगर मैं बात करूँ उसके विषय में। सो द हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया इज फैसिनेटिंग एंड इट्स रिकॉर्डेड एंड कैन बी ट्रैक टू द एंशिएंट ईरा। एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया began around the 3rd century BC with elements of religious training and the impart of the traditional knowledge. Sages and scholars imparted education orally. Palm leaves and barks of tree were used for writing. पहले की जो शिक्षा होती थी वो शिक्षा कैसी होती थी? अभी तो इस समय हमारे पास ढेरों किताबें होती हैं, ठीक है, बल्क में, वाइट पेपर, लाइनिंग पेपर, ब्लैक पेपर, कई तरीके के पेपर भी हम लोगों के पास हैं, ठीक है, और कलाओं को करने के लिए भी कई तरीके की कलाओं के लिए भी हमारे पास पेपर हैं। पेन होते हैं, पायलट पेन, सिंपल पेन, जेल पेन, वॉल पेन। पहले के समय में क्या होता था, राइटिंग के लिए पत्ते हुआ करते थे।
पाम के पत्तों पर जो है वो लेखन कार्य होता था, लेकिन लेखन कार्य बहुत कम होता था। अभी इस जो दौर है, अभी मैक्सिमम हम अभी तो फिलहाल में डिजिटल समय आ गया है, क्योंकि जब आप लोग वहाँ बैठे हुए हैं, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, मैं आप लोगों को एक शिक्षा जो है वो पढ़ा रही हूँ, मैं आप लोगों को आपका पेपर 1 जो है वो करा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं अब तो हम लोग बहुत आगे जो है वो निकल चुके हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी था कि जब लेखन शैली भी नहीं थी, और हो सकता है कि उससे भी पहले एक समय ऐसा भी रहा होगा कि जब लेखन शैली भी नहीं हुई होगी। यानी कहीं ना कहीं से तो शिक्षा ऐसे शुरू हुई होगी ना कि जब किसी ने आपको ऐसी शिक्षा दी होगी कि बेटा ये काम करना जो है वो गलत है, या बेटा ये कार्य करना जो है वो सही है। तो एक सामाजिक तौर पर क्या हुआ, एक सामाजिक तौर पर शिक्षा, ये भी शिक्षा के अंतर्गत ही आता है। जब कोई आपको नसीहत दे कि ऐसा कार्य करना गलत है और ऐसा कार्य करना सही है, ये नसीहतें भी जरूरी हैं जीवन के लिए। तो ये कहीं ना कहीं किसके अंदर आती है, शिक्षा के अंतर्गत। तो प्राचीन भारत में, यानी कि जो पुराना भारत था, जब शुरुआत हुई 3rd BC से, 3री सेंचुरी से जब शुरुआत होती है, किसकी पढ़ाई की शुरुआत होती है, शिक्षा की शुरुआत होती है। तो शिक्षा की शुरुआत में पहले मौखिक, यानी कि ओरली, जैसे अभी मैं आप लोगों को मैक्सिमम चीजें ओरली समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जब आप मुझे ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो मैक्सिमम चीजें आप लोग समझ पाएंगे। तो ओरली क्या चलता था, ओरली जैसे कि कोई मंत्र है, ठीक है, वेद से शुरुआत होती थी, मंत्रों की शुरुआत होती थी। तो एजुकेशन कैसे थी, एजुकेशन पूरी ओरली थी, यानी कि मौखिक रूप से क्या किया जाता था, मौखिक रूप से जो है वो पढ़ाया जाता था। मौखिक रूप से मंत्रों का उच्चारण, क्या एक बार मंत्र का उच्चारण करने पर जो है वो याद हो जाता था? नहीं, एक बार नहीं, लगभग 20 बार, 30 बार, 101 बार, इस तरीके से जो है वो संख्या रहती थी। और जब शिष्य जो हैं वो किसी मंत्र को बच्चों को, शिष्यों गुरु जो हैं शिष्यों को जब बता देते थे, किसी मंत्र का उच्चारण करके उन्हें बता देते थे, तो उसके बाद ये शिष्यों की कार्य था कि उस मंत्र को बार बार जो है वो रिपीट करें, उसके बाद उसको याद करें, और उस मंत्र को याद करने के बाद उस मंत्र पर क्या करना है, उस मंत्र पर मनन करना है, या जो भी उन्होंने ओरली या मौखिक जो है वो सीखा है उसको एकदम ध्यान पूर्वक जो है मनन करना है। जब तक आप मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, ठीक है, कि आपने आज क्या सीखा, आपने आज क्या याद किया, आपने आज अपने गुरु से क्या पढ़ा, तब तक आपको चीजें जो है वो याद नहीं होगी। तो पहले गुरु शिष्य की परंपरा कुछ इसी भांति थी कि जब गुरु बता देते थे कि भाई ये चीजें जो हैं, जैसे सपोज मैं यहाँ पर यदा यदा ही धर्म से यहाँ पर एक मंत्र बोलूं और आप उसको शांति से बैठ के जो है वो सुन रहे हैं, और ये एक एग्जाम्पल के तौर पर है, ठीक है, और आप आराम से उसको पढ़ने के बाद में फिर आप उस पर मनन कर रहे हैं। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर ये उदाहरण जो है वो मुझे मिला था। तो पहले, लेकिन जब थोड़ा बहुत भी जो भी महत्वपूर्ण कार्य होता था, जो लिखना होता था, वो महत्वपूर्ण कार्य आप किस पर लिखते थे, पेड़ों की छाल पर लिखा जाता था। वो किस पर लिखा जाता था, पाम लीव्स पर लिखा जाता था, बार्क्स ऑफ ट्री पर लिखा जाता था। तो मैक्सिमम ये चीज़ें क्या होती थी, ये चीज़ें जो हैं यूज़ की जाती थी, ठीक है, लिखने के लिए यूज़ की जाती थी। बात करते हैं आगे, अगले पॉइंट पर, अब यहीं पर एंशिएंट इंडिया को अभी हम छोड़ेंगे नहीं, अभी हमें एंशिएंट इंडिया के बारे में मैक्सिमम चीज़ें जाननी है। तो पुराने समय की जब हम बात करें तो शिक्षा 2 तरीके, देखो हमेशा शिक्षा जो है वो 2 तरीके से होती है, एक तो फॉर्मल तरीके की होगी, एक इनफॉर्मल तरीके की होगी। 2 तरीके की शिक्षा जो है वो जरूर होती है। फॉर्मल तरीका क्या है, जब आप औपचारिक रूप से किसी विद्यालय में जाकर, किसी गुरुकुल में जाकर, किसी मठ में जाकर जब आप उसको क्या कर रहे हैं, आप उसको पढ़ रहे हैं। अनौपचारिक तरीका क्या हो सकता है, अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल वे क्या हो सकता है, जैसे आपको घर से कोई शिक्षा मिली, ठीक है, आपके माता पिता आपको कोई शिक्षा दें, आपके गुरुजन आपको कोई शिक्षा दें, लेकिन घर के आसपास आपके बड़े बुजुर्ग, आपके दादी दादा, नानी नाना जो भी हैं, ठीक है, वो आपको शिक्षा दो, वो क्या हो जाएगा, आप लोगों का इनफॉर्मल वे हो जाएगा, यानी कि एक अनौपचारिक तरीका जो है वो हो जाएगा। तो पहले जो शिक्षा होती थी वो तो 2 तरीके की होती थी, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। अभी इस 2 तरीके की शिक्षा की बात करते हैं, ठीक है। तो ये 2 तरीके की शिक्षा पाठशालाओं में होती थी, ठीक है, चतुष्पदियों में होती थी, और चतुष्पदिश यहाँ पर, इसके अलावा गुरुकुल में होती थी, ठीक है, घरों में भी होती थी, मंदिरों में भी होती थी। मंदिर भी उस समय क्या बने हुए थे, केंद्र थे, मंदिर शिक्षा का केंद्र। मंदिरों में कौन सी शिक्षा, धार्मिक शिक्षा जो है वो प्राप्त होती है। तो धार्मिक शिक्षा के लिए मंदिर जो है वो जरूरी थे, ठीक है। अब बच्चे जो हैं या शिष्य जो हैं वो कई स्थानों पर, लेकिन इनका भी एक क्या था, एक लेवल बना हुआ था। मंदिरों में शिक्षा कब प्रदान करनी है, गुरुकुल में शिक्षा कब मिलेगी, ठीक है,
पाठशालाओं में कब तक जाएंगे, ठीक है, परिषद समितियों में कब पहुंचेंगे, परिषदों में कब तक एकेडमिक, ठीक है। तो गुरुकुल के बाद परिषद पे जाते थे, जैसे कि जो स्कॉलर हो जाते थे, जो दर्शन की तरफ जिनकी सोच और समझ जो है वो बढ़ जाती थी, तो फिर वो कहाँ जाते थे, वो परिषदों में जाते थे। आगे बढ़ते हैं बहरहाल यहाँ पर। सो इन एंशिएंट इंडिया बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वेज ऑफ एजुकेशन सिस्टम एग्जिस्टेड, यानी कि दोनों ही तरीके का एजुकेशन सिस्टम जो है वो पहले क्या था, एग्जिस्ट था, दोनों ही तरीके का, जैसे कि मैंने अभी बताया, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी। हिंदी इंग्लिश दोनों में आप लोगों को समझा रही हूँ, बाईलिंगुअल आप लोगों को बता रही हूँ। लेकिन अगर फिर भी थोड़ा सा भी डाउट लगे सभी को, देन आस्क मी एनी क्वेश्चन, ठीक है, किसी को घबराना नहीं है। इंडिजीनियस एजुकेशन वाज द इम्पार्टेड, जैसे कि मैंने बताया, घरों में, मंदिरों में, ठीक है, चतुष्पदेश में, ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों को पाठशाला में यहाँ पर, ठीक है, गुरुकुल्स हो गए। तो ये सब क्या था, ये समय पहली शिक्षा। जैसे अभी प्री स्कूल होता है, अभी इसे जैसे बच्चा 2-2.5 साल का हो गया, तो 2-2.5 साल का बच्चा होती है, सबसे पहले माँ बाप क्या करेंगे, सबसे पहले माँ बाप जो है उसे प्ले ग्रुप में डालेंगे। कौन सा बेहतर सा प्ले ग्रुप है, उसमें उसको बच्चे को जो है वो भेजना है। प्ले ग्रुप में बच्चा क्या करेगा, एक्टिविटी सीखता है। तो ये अभी प्रेजेंट के स्कूल। प्ले ग्रुप के बाद जैसे ही बच्चा अपना फर्स्ट में एंट्री लेगा, फिर उसके लिए और अच्छा स्कूल देखेंगे, जहाँ पर कोशिश करेंगे कि 1 से 12 तक का कोई बड़े स्कूल मिल जाए तो भी ठीक है, नहीं तो 1 से 5 तक का कोई स्कूल देंगे। फिर 6 क्लास से फिर से एडमिशन कराएंगे, कहीं एक अच्छे से स्कूल को देखेंगे। तो अभी स्कूल यहाँ पर, उसके बाद जैसे ही आपका स्कूली शिक्षा कंप्लीट होती है, स्कूल एजुकेशन कंप्लीट होती है, उसके बाद फिर कहाँ जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी में। फिर ढूंढते हो ना तुम लोग कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, स्टेट में पढ़ेंगे या फिर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेंगे, कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो बेहतर है आपके लिए। तो कई सारे फिर लिस्ट बनती हैं। तो इस तरीके, हालांकि पहले लिस्ट बनाने का काम नहीं था, क्योंकि उतने ज़्यादा गुरुकुल और उतनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ नहीं होती थी, और पढ़ने के लिए भी बहुत सीमित सी चीज़ें थी। शिक्षा का भी मतलब आधार शिक्षा तो थी, लेकिन उतनी ज़्यादा व्यापक, अगर मैं कहूँ जैसे बहुत वास्ट तरीके से जो है नहीं थी। सो यहाँ पर देयर वर पीपल इन होम्स, विलेजेस एंड टेम्पल्स, यानी कि जो लोग घरों में, मंदिरों में, ठीक है, गाँवों में रहते थे, हु गाइडेड यंग चिल्ड्रंस इन इम्बाइबिंग प्योर वे ऑफ लाइफ। टेम्पल्स वर ऑल्सो द सेंटर्स ऑफ लर्निंग and took interest in the promotion of knowledge of our ancient system. Students went to Bihars and universities for higher education. Teaching was largely oral and students remembered, जैसे कि मैंने बताया कि बच्चे जब ओरली पढ़ लेते थे, उसके बाद क्या करते थे, याद रखते थे। एंड मेडिटेटेड अपॉन व्हाट वाज टॉट इन द क्लास, और मनन करते थे, सोचते थे, मेडिटेटेड करते थे, यानी कि आज हमने क्या पढ़ा। जैसे अक्सर मैं अपनी क्लासेस में बच्चों को बोलती हूँ कि जब भी तुम कुछ भी पढ़ लो, खुद का अंकन जरूर करो, आपको क्या पढ़ना है, आपने आज क्या पढ़ा, आपके टीचर ने आपको क्या पढ़ाया। आप भले ही कितने भी बड़े पद पर, कितने भी बड़े मुकाम पर पहुंच जाएं, लेकिन आपको खुद पर मनन करना होगा। पूरे दिन में आपने क्या किया, आपने क्या पढ़ा, आपने क्या ज़रूरी कार्य किए, वही चीज़ें। और जब तक आपने जो पढ़ा है उसको नहीं सोचा कि आज पूरे दिन में मैंने इतनी चीज़ें पढ़ ली हैं, तो क्या मेरे लिए, क्या मुझे ये कल तक याद रहेंगी। तो जब तक इतना काम नहीं करता है कोई भी बालक या बच्चा, तो उस पर थोड़ा सा क्या होता है, वो बैक जाता है। तो हमेशा अपनी चीज़ों पे क्या करना है, मनन करना है। जब भी पढ़ो मनन करो। तो पहले क्या होता था, जैसे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, तो पहले जो घर से ही, जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को कि घर में, मंदिर में, पाठशाला में, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त होती थी। जैसे लगता था बच्चा थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, बड़ा हो रहा है, उसे शिक्षा देना शुरू कर देते हैं। जैसे आज के समय में जैसे ही बच्चा थोड़ा जानकार होता है, बोलते बेटा ये क्या है, तो बच्चा बोले नोज है, तो कहीं ना कहीं हम उसे शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं हम उसे शिक्षा दे रहे हैं, हम उसे बता रहे हैं कि बच्चे ये नोज है, ये ईयर है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आज के समय में यही काम आने वाला है। और थोड़ी सी अनौपचारिक, थोड़ी सी सामाजिक शिक्षा भी देते हुए चलते हैं। सामाजिक शिक्षा क्यों देते हैं, बच्चे ये चीज सही नहीं है, चोरी करना पाप है, अच्छे कार्य करो, दूसरों की मदद करो, ठीक है, तो हेल्प करो, शेयरिंग इज केयरिंग, कई सारी चीजें जो है वो सिखाते हैं।
ये शिक्षा कहाँ से मिल रही है? सामाजिक तौर पर ये शिक्षा जो है घर से प्राप्त हो रही है। तो ऐसा नहीं कि इस समय में ये शिक्षा प्राप्त होती है, ये उस समय में की भी शिक्षा है, पहले भी ये शिक्षा जो है वो प्राप्त होती थी बच्चों को। इसके साथ ही किस तरीके से मंदिर में ऐसे लोग भी होते थे जिनको बताया जाता था कि प्राचीन प्रणाली कैसे है, अपना जीवन धार्मिक तरीके से कैसे व्यतीत करना है। मंदिरों में जब शिक्षा दी जा रही है तो उसमें बताया जाएगा कि धार्मिक तरीके से अपना जीवन जो है वो आप कैसे जिएंगे, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है वो पहले विद्यमान थी। मंदिर भी शिक्षा का केंद्र थे। ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए बच्चों को एक तरीके से रुचिकर जो है वो बनाया जाता था कि भैया ज्ञान जो है बच्चों को, अगर आप जब तक किसी भी बच्चा, चाहे वो एंशियंट समय का हो, चाहे वो प्रेजेंट समय का है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम का है, चाहे वो एंशियंट टाइम का है, आपको कहीं ना कहीं एक रुचिकर चीजें जो हैं वो बनानी होंगी, ठीक है। उससे क्या होता है, उससे बच्चे के अंदर एक जागृति पैदा होती है, रुचि पैदा होती है, तो वो सीखने की चाह रखता है। और जब तक बच्चे के अंदर सीखने की चाह नहीं है किसी चीज को, तो तब तक बच्चा जो है वो याद नहीं कर पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। सो ये हर एज के लिए होता है, नॉट कि कोई 5-6 साल का बालक है उसके लिए नहीं, 18, 19, 20, 22, 25, 30 जिस भी उम्र में बालक बच्चा पढ़ रहा है, उस हर उम्र के लिए, उस हर विद्यार्थी के लिए ये चीज जो है वो जरूरी है। ऑलराइट, सो यहाँ पर टीचिंग वाज लार्जली, जैसे कि मैंने बताया, शिक्षा जो है वो मैक्सिमम किस तरीके से थी, शिक्षा जो है वो मैक्सिमम आपकी थी ओरली, जैसे कि मैंने अभी शुरुआत में बताया, मैक्सिमम ओरली थी। उसके बाद जब बच्चे पढ़ लेते थे तो फिर उस पर क्या करते थे, मनन करते थे कि आज जो है वो हमने क्या पढ़ा है। आई होप इतना जो है वो क्लियर हुआ होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर फंडामेंटल्स ऑफ एंशियंट इंडियन एजुकेशन, यानी कि फंडामेंटल्स मतलब कुछ एंशियंट एजुकेशन के भी कुछ सिद्धांत होंगे, कुछ जरूरी चीजें भी होंगी, कुछ जरूरी नियम हैं, कायदे हैं, कानून हैं। जैसे कि अभी इस समय कुछ नियम बने हुए हैं पढ़ाई को लेकर, ऐसे हर समय में कुछ ना कुछ नियम जो हैं वो बने हुए थे। ये नियम क्या थे? इन नियमों की अगर मैं बात करूं, ancient Indian education had been evolved strictly on the foundation of Indian epistemological and philosophical tradition। अर्थात कहीं ना कहीं एक दार्शनिकता जो है वो पढ़ाई में शुरू हो गई थी। जैसे पुराने समय में, जैसे आजकल आपको दार्शनिक कम मिलेंगे, अभी के समय में दार्शनिक जो हैं वो कम मिलेंगे। हम अब तक अपनी जो प्रीवियस समय है, जो एंशिएंट समय है, उन दार्शनिकों को पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। सो हमारे लिए वो क्या है, वो जरूरी है, ठीक है। अब वहीं पर ये दर्शन का आधार क्या था, तो थोड़ी सी फिलोसफिकल चीजें, ज्ञान की बातें करना, ठीक है, और तर्क भरी चीजों का विचार करना, पढ़ाई में भी तर्क करना। कहते हैं कि जब तक तर्क नहीं करोगे तब तक चीजें समझ में नहीं आती हैं। जैसे कि क्वेश्चन जब भी है तो क्यों ऐसा है, जब भी आप पढ़ रहे हैं और आपको आगे, जैसे आपको तो यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो आपको भी तर्क करना पड़ेगा। कल को आपके सामने, आपके ही यूनिवर्सिटी में कोई बालक आपसे क्यों अगर पूछ ले, सो लाइक आपके पास एक क्विक आंसर होना चाहिए क्यों के लिए। तो आप बोलोगे बेटा बालक बच्चे आ इधर बैठ, देखो मैं समझाता हूँ या समझाती हूँ, ठीक है। सो द आइडिया ऑफ द एफेमेरिलिटी ऑफ लाइफ, the word, the concept of ultimate death and the futility of the mundane pleasure had provided them with a special angle of vision. The entire educational tradition originated in these 4 principles। यानी कि पहले जो जीवन था वो 4 नियमों पर आधारित था। पहले जो शिक्षा थी वो केवल 4 नियमों पर आधारित थी। आखिर वो 4 नियम क्या है? सो 4 नियमों में सबसे पहले तो जीवन के आधार पर जीना चाहिए, ठीक है। जीवन, मृत्यु निश्चित है, मृत्यु जो है वो होनी है, तय है, निश्चित है। तो ये 2 चीजें तो बहुत जरूरी थी जो बच्चों को समझाई जाती थी या शिष्यों को जो है वो बताई जाती थी। 4 कॉन्सेप्ट थे जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं वो थोड़े समय के लिए हैं, ठीक है, कम समय के लिए। क्षण भंगुर, जहाँ पर मैंने ये लिखा हुआ है, क्षण भंगुर का मतलब क्या है? क्षण भंगुर था मतलब बहुत ही, क्षण भंगुर पलक झपकते ही, भंगुर मतलब नष्ट हो जाना, ठीक है, पलक झपकते ही नष्ट हो जाएगी। मतलब वैसे बोलते हैं ना कि कभी जब ईश्वर का मन हुआ तो उसने क्षण
में ही जो है पृथ्वी का सृष्टि का विनाश कर दिया। तो इस तरीके से तो दुनिया में मैक्सिमम चीज़ें जो है, मृत्यु भी क्षणभंगुर है, पर क्या पता पलक झपकते ही मैं मर जाऊं, है ना, पलक झपकते ही क्या कुछ हो जाए, क्या पता है, जीवन का कुछ नहीं पता है ना, इसलिए मृत्यु क्या है, मृत्यु निश्चित है। तो मृत्यु की बात यहाँ पर की, दुनिया क्षणभंगुर है इसकी बात की, अंतिम समय की अवधारणा की, और साथ ही साथ सांसारिक सुखों की, यानी कि दुनिया में जो सुख है, मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, मुझे एक बहुत बड़ा बिलियनियर बनना है, मिलेनियर बनना है, तो ये सांसारिक सुख हैं, ये भी क्षण भर के लिए ही होते हैं। सांसारिक सुख निरर्थक बताए जाते थे पहले, ठीक है, और निरर्थक ही है। बहुत ज़्यादा पैसा आने के बाद अगर आप में घमंड आ गया तो आपका संसार, आपको क्या ही फायदा है इतना पैसा आने का, जब आप 4 लोगों की मदद ही नहीं कर सकते, है ना। सो अब आपके पास अगर आपका पैसा है और आप किसी 2 लोगों की या 4 लोगों की मदद कर रहे हैं, तब आपका पैसा काम का है। अगर आप अपने स्वयं के पैसे से खुद ही जी रहे हैं और आप खुद ही सुख भोग रहे हैं, तो आपको किसी को भी आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, ये सांसारिक सुख है, ठीक है। तो सांसारिक सुखों में कार ले रहे हैं, बंगला ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, और खुद बैठे हैं मस्त मज़े से, बूढ़े माँ बाप हैं उनको बाहर निकाल दिया घर से। तो ये क्या है, ऐसा लोग करते हैं, इसलिए मैं ये एग्जाम्पल दे रही हूँ, अदरवाइज मैं नहीं देती एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये सांसारिक सुखों, तो एक पहले क्या होता था, पहले एक दृष्टिकोण दिया जाता था, सोचने का नज़रिया दिया जाता था, समझने का नज़रिया दिया जाता था, गलत सही में फ़र्क बताया जाता था, जो चीज़ें महत्वहीन हैं उनको बताया जाता था कि इन चीज़ों की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ें सब वेस्ट हैं, ठीक है, ये चीज़ें कोई ज़रूरी नहीं है। तो जितनी भी एजुकेशन सिस्टम था, जितना भी एजुकेशनल पार्ट था, वो सब इन 4 चीज़ों पर क्या था, 4 चीज़ों पर या इन 4 प्रिंसिपल पर जो है वो चलता था, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कहीं ना कहीं, अगर हम कहें भी तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। Thus the ancient Indian education system was developed in terms of the needs of the individual and that of the society, and that therefore allure sense was natural. It had a definite ideal and the definite mission. The ancient educational centers situated amidst fauna and flora and the beauties of nature were the perennial and the inexhaustible fountainhead of Indian civilization and culture. Thus the ancient Indian educational system. तो जितनी भी, जैसे यहाँ पर मैंने हिंदी में भी मेंशन कर रखा है, एक बार आप लोगों को हिंदी में भी बताते हैं। तो प्राचीन भारत शिक्षा प्रणाली व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं के अनुसार विकसित की गई, और इसलिए इनका फलना फूलना, यानी कि आपका फ्लोरा एंड फौना एंड फ्लोरा, फलना फूलना क्या था, स्वाभाविक था। इसका एक निश्चित आदर्श, एक निश्चित मिशन था, यानी कि पहले की जो शिक्षा थी उनका कोई ना कोई एक निश्चित आधार था, एक निश्चित मिशन था। जीव जंतुओं और वनस्पतियों तथा प्रकृति की सुंदरता के बीच स्थित प्राचीन शिक्षा केंद्र भारतीय सभ्यता और संस्कृति के चिर स्थायी और अक्षय स्रोत थे। पहले के जो गुरुकुल थे, आज के गुरुकुल बिल्डिंग, आज के स्कूल जो है बिल्डिंग्स, चारों तरफ बिल्डिंग्स और पॉल्यूशन। पहले जो शिक्षा के केंद्र होते थे वो प्रकृति के बीच में होते थे, जैसे ऋषिकेश की सुंदर वादियों के बीच में, ठीक है, घने जंगलों के बीच में कोई एक केंद्र बना हुआ है, ठीक है। तो अब इस तरीके से पहले केंद्र तैयार होते थे, यानी गुरुकुल बनते थे। तो शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत या एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत सामाजिक चीज़ों की भी जो आवश्यकता है, नेसेसरीली है, वो चीज़ें ज़रूरी थी कि क्या क्या चीज़ें बच्चों को बतानी है, शिष्यों को सिखानी है, ठीक है। अब सामाजिक तौर पर भी बच्चों को जो है वो बढ़ना, सामाजिक तौर पर भी बच्चों को चीज़ों को सिखाना, शिष्यों को बताना, वो भी क्या था, वो भी आवश्यक था, वो भी ज़रूरी था। कहीं ना कहीं एक शिष्य को आदर्श बनाना, बोलते ना आदर्श शिष्य, नाम नहीं, नाम आदर्श नहीं, आदर्श होना भी चाहिए, उसके गुण भी आदर्श जैसे होनी चाहिए, ठीक है। एक आदर्श शिष्य बनाना, एक आदर्श व्यक्ति तैयार करना जो समाज के हित में कार्यकारी हो, जो समाज को, वो जो कहीं ना कहीं आपकी सोसाइटी को क्या करे, जो कहीं ना कहीं सोसाइटी को जो बेनिफिट्स हैं वो प्रोवाइड करे, सोसाइटी में लाभ दे, सोसाइटी को समझे। तो कहीं ना कहीं ऐसे स्टूडेंट को तैयार करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो बेसिकली ये पहले गुरुओं की क्या होती थी,
थे, मिशन होते थे। कहीं ना कहीं एक बच्चे को तैयार करना, 100 बच्चों को तैयार करना, 1000, 4000, 5000 बच्चों को तैयार करना, ये एक प्रकार का क्या था, ये एक प्रकार का मिशन होता था कि हमें इतने सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रिपेयर करनी है, तैयार करनी है। सो वो ज़्यादा ज़रूरी था। इसके बाद जीव जंतुओं और वनस्पतियों, तो मैंने जैसे कि कहा कि अब भी जो प्रकृति के बीच में जो है वो क्यों, आखिर क्या ज़रूरत थी कि प्रकृति के बीच में जो है केंद्र बनाए जा रहे हैं, प्रकृति के बीच में गुरुकुल बनाए जा रहे हैं, क्या इसकी आवश्यकता रही होगी, क्यों ऐसा ज़रूरी था। चाहते तो जहाँ पर सब लोग गांव में जहाँ पर भी रहते थे वहाँ पर भी एक विलेज हो सकता था, नहीं, घर से थोड़ा सा दूरी पर, घर से एक निश्चित दूरी पर, घर से दूर होना, ठीक है। क्यों दूर होना घर से, जैसे आजकल हॉस्टल्स में भेज देते हैं, वैसा नहीं था, ठीक है। आजकल हॉस्टल्स बने हुए हैं, पेरेंट्स कभी भेजने को इच्छुक होते हैं, नहीं होते हैं, वो एक अलग सीन है। अभी पहले क्या था, पहले जब बच्चों को गुरुकुल्स में भेजा जाता था, गुरुकुल क्या थे, प्रकृति के पास में थे, तो स्वच्छ वायु, सुबह ही जागना, ठीक है। अब जब कोई भी बच्चा, जैसे पहले पेरेंट्स कहते हैं सुबह जागो, आज भी पेरेंट्स बोलते हैं, मेरे मम्मी पापा ने मुझे कई बार बोला है कि सुबह जागो, ठीक है। तो सुबह जागकर पढ़ना, इसके साथ ही साथ आपको सुबह जब आप जाग रहे हो तो थोड़ा सा आपको अपने आप को स्वच्छ रखना, इसके साथ ही साथ अपना पढ़ना, फिर पूरी दिनचर्या निर्धारित करना, वहीं वनों में, वनस्पतियों में घूमना, साथ ही साथ देखना, अगर आप जैसे मान लो कोई भी बालक है, कोई भी शिष्य है, वो आयुर्वेद की शिक्षा को ग्रहण कर रहा है, तो हमारे पास 4 वेद थे ना बेसिकली, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये 4 वेदों के माध्यम से अब कोई भी व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, आयुर्वेद के ज्ञान को ले रहा है, जड़ी बूटियों से सीख रहा है, तो कहीं ना कहीं उसे प्रकृति की जरूरत है। जड़ी बूटियां कहाँ पर है, नेचर में है। नीम कड़वा है, मीठा है, नीम किसी घाव पे लगाने के काम आता है, ठीक है। आपका गुड़हल का फूल है, बालों के उपयोग में आता है, सुंदरता बनाने के लिए आता है। कमल का फूल है, गुलाब का फूल है, कमल की ककड़ी है, ठीक है, तो वो किसी काम आ रही है, नहीं आ रही। तो ये सारी चीज़ें वनस्पति यानी प्रकृति के बीच में रहकर ही तो व्यक्ति सीखेगा। जैसे अभी हमारे पास जितनी भी एजुकेशन है वो बुकिश है, किताबों में लिखी हुई है। सो लाइक वी नीड मैक्सिमम बुक्स, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बुक्स लेते हैं कि भैया आगे अगर पेपर 1 की बात करें तो मैक्सिमम बच्चा मदान को ले लेगा, अच्छा ठीक है ये वाली बुक ले लेते हैं, अच्छा ठीक है ये वाली ले लेते हैं, अच्छा ये वाली ले लेते हैं, और बहुत सारी बुक्स रख लेगा। क्यों, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं आगे निकलना है, पढ़ना है, चीज़ों को सीखना है। तो इसी तरीके से जब सीखने की बात आती है तो मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम क्या, अधिकतर, ज़्यादातर, या प्राचीन समय में, प्राचीन एंशियंट टाइम में जो आप लोगों के गुरुकुल्स होते थे वो प्रकृति के बीच में ही जो है वो बनाए जाते थे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। और जैसे कि मैंने अभी 4 वेदों की बात की कि हमारे पास 4 वेद हैं जो कि हमारी शिक्षा का आधार बने हुए थे। यही 4 वेद जो हैं साहित्य का भी आधार रहे हैं। हमारे पास साहित्य कहाँ से आया, कैसे आया, हमारे पास जो साहित्य है वो कहीं ना कहीं ये 4 वेद ही हमारे पास आधार हैं, ठीक है। तो वेद पहले जो थे वो उच्चारित करके ही जिन्हें हम पढ़ते थे, सीखते थे। गुरु जो हैं वो हमें वेदों में जितने सूक्त हैं, जितने मंडल हैं, ठीक है, जितने भी सूत्र हैं, उन सबको हमें क्या करते थे, हमें उच्चारित करके, ठीक है, बोलकर याद करवाते थे, ठीक है। तो हमें शिक्षा जो है, हमारी जो शिक्षा का आधार बना हुआ है, इनमें ये 4 वेदों में आपको आपके जीवन को जीने का आधार, आपको पढ़ाई से रिलेटेड, सामाजिक समस्याओं से जुड़ी हुई, संगीत, कला, दवाइयाँ, ठीक है, औषधियाँ, ये सारे विषय आपको पहले वेदों में मिल जाएंगे जिनसे हम सीखते थे। पहले भी तो वैद होते थे, वैद ही तो इलाज करते थे। मान लो कोई राजा रजवाड़े होते थे, ठीक है, युद्ध से वापस आते थे, या उससे भी समय पहले तो वेद ही थे जो आपको शिक्षा दे रहे थे। वेदों से ही जो है वो शिक्षा मिली है। 4 वेदों की यहाँ पर हम बात कर रहे थे। द वेदास रिगार्डेड एज द ओल्डेस्ट अमंग द लिटरेचर्स ऑफ द वर्ल्ड आर द ओरिजिनल सोर्स ऑफ द फिलोसफी ऑफ द लाइफ इन एंशियंट इंडिया। यानी कि जो सबसे पुराना हमारा समय था, एंशियंट समय था, प्राचीन समय था, प्राचीन समय में जो वेद थे वो हमारे जीवन का आधार बने हुए थे। एज आई टोल्ड यू, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को, एज आई सेड, जैसे कि मैंने अभी आपको बोला, a study of these Vedas will enable one to get through the knowledge not only of the philosophy of life but also
ऑफ द होल फैब्रिक ऑफ एंशियंट इंडियन कल्चर। तो ऐसा नहीं कि केवल जीवन को व्यक्तित्व करने वाला वेद होते थे, बल्कि क्या था, मतलब केवल ऐसा नहीं कि जीवन के आधार को ही बस केवल व्यक्त कर दिया, जीवन के आधार को ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीवन के साथ में पूरी संस्कृति को व्यक्त करना था। किसको व्यक्त करना था? पूरी संस्कृति को व्यक्त करना था। So the Upanishad and the Smritis and the Purans all acknowledge the superiority of Vedas. The Vedas occupy a very important place in the Indian life. The 6 phases of the Indian culture lies in the Vedas, which are the 4 in numbers: Rigved, Samved, Yajurved and Atharvaveda. जो कि क्या हैं? जो कि आपके 4 वेद हैं। 4 वेदों की अगर हम बात करें, ठीक है, हमारे पास उपनिषद भी हैं, हमारे पास वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं पढ़ने के लिए। तो ये हमें सारी चीज़ें, सारी शिक्षाएं प्रदान जो है वो करते थे, सारी शिक्षाएं जहाँ पर हमारे जीवन से जुड़ी हुई, इसके अलावा हमारी लाइफ के साथ में जो हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो चारों वेदों के आधार पर पूरी संस्कृति जो है वो जुड़ी हुई थी। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर, तो ये जो वेद हैं ये केवल हमें जीवन से जुड़ी हुई नहीं बल्कि हमें सांस्कृतिक लाइफ भी जो है वो प्रदान करते थे। सांस्कृतिक संस्कृति को समझना भी जो है वो ज़रूरी था। भारत का संपूर्ण साहित्य यानी कि पूरा इंडियन कल्चर जो है या पूरी इंडियन लिटरेचर जो है, एंटायर लिटरेचर, यहाँ पर अगर मैं कहूँ एंटायर लिटरेचर, एंटायर साहित्य है, पूरा हिंदी साहित्य, संपूर्ण हिंदी साहित्य जो है वो इन्हीं, या पूरा दर्शन जो है, साहित्य का दर्शन जो है वो इन्हीं उपनिषद, इन्हीं वेद, इन्हीं पुराण, इन्हीं पर क्या है? आधारित है। यही वेद पुराण पर आधारित है। सो द वेदास ऑक्यूपाई अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन इंडियन लाइफ। सो वेद जो हैं वो भारतीय जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल जो है वो वेदों का है। ठीक है, 4 वेद आप लोगों को याद रखनी है। वेदों से क्वेश्चन भी बनता है इस यूनिट से, जैसे कि मैंने शुरुआत होते ही बताया था कि भाई 5 क्वेश्चन जो है वो इस यूनिट से बनते हैं। अब लेकिन बात यहाँ पर ये भी आती है थोड़ी सी कि क्या मैम हर बार ही 5 क्वेश्चंस बनते हैं? यस, हमेशा ही बनते हैं। ठीक है, पहले से ही एनटीए ने निर्धारित कर रखा है कि इस यूनिट से, हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन आएंगे। पेपर 1 में 10 यूनिट से, लेकिन आप लोगों को पूरे 10 यूनिट जो है वो आप लोगों को याद होना ज़रूरी है। ठीक है, और 10 यूनिट का मतलब है कि आप लोगों को हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन, यानी कि आपको सारे यूनिट आप लोगों के महत्वपूर्ण हैं। आप किसी भी एक यूनिट को अगर छोड़ने का प्रयास करेंगे ना कि लाइक मैं इस यूनिट को छोड़ देता हूँ क्योंकि ये मेरी बहुत वीक है, मुझे नहीं पढ़ना है हायर एजुकेशन, मुझे नहीं पढ़ना है आईसीटी, मुझे नहीं पढ़ना पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मुझे नहीं पढ़ना है मैथ्स, रियाई, लॉजिकल रीजनिंग, मुझे नहीं पढ़ना है एलआर, मुझे नहीं पढ़ना है रिसर्च, मुझे नहीं पढ़ना है टीचिंग, तो भाई कोई भी यूनिट अगर वीक है ना, सो लाइक मत वीक करो, पढ़ लो उसे, पकड़ लो जी जान लगा के। क्यों? क्योंकि बस जैसे समटाइम्स जब बच्चे होते हैं, जैसे जब हम लोग छोटे होते हैं, लाइक पापा कुछ भी लेके आ रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर कुछ खाने की चीज़ें लेकर आ रहे हैं और हम क्या करते थे, लाइक पहले ही लेके बैठ जाते थे, यार ये तो मतलब मेरा फेवरेट है। ठीक है, सो हम जैसे लेके बैठ जाते थे, नहीं मैं नहीं दूंगा एक भी, ऐसे ही ग्रैब कर लो चीज़ों को कि नहीं मुझे नहीं छोड़नी है ये यूनिट क्योंकि इससे तो क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सो खाने की चीज़ों के लिए जैसे उतावले होते हैं ना सारे लोग, अभी भी होते हैं, मतलब समटाइम्स आई ऑल्सो, ठीक है, मैं भी थोड़ी सी खाने पीने की चीज़ों में ठीक हूँ, लेकिन ज़रूरी है। ठीक है, खाना पीना ठीक है लेकिन थोड़ा सा अवॉइड करो। पढ़ने के टाइम में मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी आप लोगों का एग्जाम नियर है, पढ़ने के टाइम में थोड़ा सा सिंपल फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ज़्यादा जंक फूड क्या करते हैं ना, माइंड को डिस्टर्ब करता है। बहुत ऑयली अनहेल्दी चीज़ें जो है वो नहीं खानी चाहिए, क्योंकि लाइफ में वो थोड़ा सा मतलब आपको बीमार करेंगे तो आपकी पढ़ाई इम्पैक्ट होगी। तो इस तरीके से आपको सारी यूनिट्स पे मैक्सिमम फोकस करना है। ठीक है, बहुत अच्छे से एकदम ध्यान लगा के पढ़ते हुए क्वेश्चंस प्रिपेयर करना, पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, ये सारी स्ट्रेटेजी मैं आपको बताती जाऊंगी क्लास बाय क्लास। ठीक है, आ जाओ, अब बात करते हैं किसके विषय में, अब बात करते हैं गुरुकुल के विषय में। तो जैसे कि मैंने कहा कि स्कूल, गुरुकुल, ठीक है, आप लोगों को पाठशाला, समितियां ये होती थी। अभी क्या है, अभी एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया वाज मोर आइडेंटिफाइड विद द गुरुकुल सिस्टम। दीज एंशिएंट हिंदू स्कूल्स इन इंडिया वर रेजिडेंशियल इन नेचर। जैसे कि मैंने अभी बताया कि पहले आवासीय स्कूल हुआ करते थे। पहले क्या था, पहले आवासीय स्कूल हुआ करते थे। आवासीय मतलब रेजिडेंशियल,
अभी भी रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं, बच्चे दूर दूर पढ़ने के लिए जाते हैं। हॉस्टल्स को क्या कहते हैं? जिन स्कूल्स में हॉस्टल्स होते हैं उन्हें आवासीय स्कूल ही तो कहेंगे। जैसे नवोदय विद्यालय को ले लो आप लोग, नवोदय विद्यालय में आप बच्चे जो हैं वहीं पर रहते हैं, वहीं पढ़ते हैं, तो टीचर्स भी वहीं रहते हैं। सो लाइक इट विल, मतलब आप कह सकते हो कि ये थोड़ा सा आपको गुरुकुल सिस्टम जैसा आप मान सकते हो, जहां पर बच्चे वहीं पर रहकर पढ़ेंगे। तो गुरुकुल में जो एजुकेशन सिस्टम था, जो एंशियंट इंडिया में एजुकेशन सिस्टम था, गुरुकुल सिस्टम जो था, गुरुकुल सिस्टम में रेजिडेंशियल एजुकेशन होती थी, ठीक है। साइज इज लिविंग इन द सेम हाउस विद द गुरु और द टीचर्स। तो स्टूडेंट्स क्या करते थे, जितने भी शिष्य हुआ करते थे वो अपने गुरुओं के साथ में जो है वो रहते थे, उन्हीं के साथ में रहते थे, ठीक है। वहीं गुरु और वहीं पर शिष्य, एक ही सेम गुरुकुल में, ठीक है। तो एजुकेशन सिस्टम यहाँ पर रेजिडेंशियल, जहां पर गुरु और शिष्य दोनों ही साथ रहते हैं। द स्टूडेंट्स लाइव टुगेदर इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर सोशल स्टैंडिंग। तो छात्र या शिष्य यहाँ पर कहूँ तो एक साथ रहते थे, सामाजिक स्थिति के तौर पर भी, ठीक है, चीजों को सामाजिक तौर पर समझना, गुरुओं को समझना। लेकिन इसमें भी क्या थी ना, इसमें भी एक कंडीशन थी। बट पहले क्या था, पहले वैवाहिक अगर मैं बात करूँ तो विवाह जो है वो बहुत जल्दी हो जाते थे। तो जो गुरुकुल में रहता था वो मैक्सिमम ब्रह्मचार्य स्थिति में रहता था, ठीक है, गृहस्थ जीवन में नहीं। तो गृहस्थ जीवन में नहीं रहता, ब्रह्मचार्य जीवन में रहता था। ब्रह्मचार्य जीवन में आप गुरुकुल में रहते थे शादी से पहले, यानी कि विवाह जिन बच्चों का नहीं हुआ, जिन स्टूडेंट्स का विवाह नहीं हुआ है वो रहते थे। अब जिन स्टूडेंट्स का विवाह नहीं हुआ है, ठीक है, अब जिनका हो गया है तो क्या वो लोग नहीं पढ़ेंगे? उन लोगों को शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है? सो ऐसा नहीं है, ठीक है, उनको भी शिक्षा का अधिकार था। So the Vedic knowledge was imparted by the guru or teachers to the pupil through the regulated and the prescribed pronunciation, which the pupil would commit to memory, having listened to it alternatively. Two methods of the teaching were being practiced during the Vedic period. First one is oral and the second one based on chintan, that is thinking. So ये आई थिंक येलो से हो गया है, जो डोंट माइंड, मैं इसको हिंदी में समझा दूंगी, ठीक है। सो द वैदिक नॉलेज वाज द इम्पार्टेड। तो वैदिक नॉलेज जो थी, जो शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था, जो कार्यक्रम था, ठीक है, वैदिक नॉलेज जो थी वो क्या थी, वो एक नियम से बनी हुई थी, नियमबद्ध होती थी। क्या नियम, क्या तरीके थे? तो मैंने बताया दो मेथड होते हैं यहाँ पर, टू मेथड यहाँ पर हैं, ठीक है। टू मेथड्स ऑफ टीचिंग वर बीइंग प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। फर्स्ट वन यहाँ पर जैसे कि मैंने कहा, फर्स्ट वन दैट इज ओरल एंड द सेकंड वन इज चिंतन, दैट इज थिंकिंग। और पहला क्या है, पहला ओरल है और दूसरा क्या है, दूसरा है यहाँ पर चिंतन और थिंकिंग। चिंतन मतलब सोचना, जो भी आपने ओरली पढ़ा है उसको सोचो और उसको याद रखूं, वो ज़्यादा ज़रूरी था। जैसे मान लो मैंने आप लोगों को कुछ पढ़ाया, कुछ भी आपने पढ़ा, वॉट एवर, जैसे कि मैंने आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ाया, उसमें मैंने आप लोगों को अनुकरण पढ़ाया, लर्निंग पढ़ाया। तो जब मैं आप लोगों को लर्निंग पढ़ा रही हूँ तो लर्निंग में मैं आप लोगों को बताऊंगी बच्चा कैसे सीखता है, ठीक है, हाउ टू स्टूडेंट लर्न, ठीक है, बच्चा किसी चीज़ को कैसे सीखेगा। जैसे बच्चा सीखने की प्रक्रिया क्या है, तो जब तक हम बालक को बताएंगे नहीं, बेटा ये पंखा है, बेटा वो लाइट है, बेटा ये पेन है, बेटा ये पेन है, बेटा ये चश्मा है, बेटा ये बोर्ड है, ठीक है, ये ब्लैक कलर है, ये रेड कलर है, तो हम बच्चा सीख रहा है, एक बार में नहीं सीखेगा, धीरे 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 करके प्रोसेस करता है। वही क्या है, सीखने की प्रक्रिया है। वही क्या है, मैथड्स होते हैं उसमें भी, बच्चों को किस तरीके से सिखाया जाए। तो पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड में यही है। रिसर्च एप्टीट्यूड में आप लोगों का आ जाता है क्या, शोध के कार्य सॉरी। So the admission was made by the formal ceremony Upanayana, or initiated by which the pupil left the home of his natural parents for that of the preceptors. The discipline of the brahmacharya of the celibacy was compulsory. Though a married youth was entitled to get an education, yet he was denied the right of being a residential pupil. तो जितना भी जैसे उपनयन जो है वो होता था, ठीक है, उपनयन मतलब यहाँ पर एक प्रवेश की प्रक्रिया होती थी, ठीक है, यानी कि एडमिशन लेने की प्रक्रिया होती थी, उपनयन सेरेमनी जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसे दीक्षा समारोह यहाँ पर कह रहे हैं, इनिशिएटेड बाय द विच ऑफ द पीपल लेफ्ट एट द होम, यानी जो बच्चे अपने घर से आते थे तो वो कहाँ पर रहते थे, वो प्रकृति के वास में रहते थे,
ठीक है, अपने गुरुओं के साथ में रहते थे, तो जब आ रहे हैं तो कोई ना एक समारोह प्रोग्राम उसके साथ में जो है वो आते थे। वहीं पर ये ब्रह्मचर्य अनुशासन, क्योंकि जो गुरुकुल में रह रहा है उसको ये चीज़ मतलब बिल्कुल पक्की थी कि भाई ब्रह्मचर्य जीवन में रहना है। अभी कोई ब्रह्मचर्य जीवन में रहता है क्या, मुझे तो नहीं पता है। मैक्सिमम मैं तो ये कहती हूँ कि नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं है। आई थिंक 99.9% लोग ऐसे हैं जो नहीं रह रहे हैं। आई थिंक 0.1% ऐसे लोग होंगे जो रह रहे होंगे। सो लाइक अब आप सोच सकते हो कि कितने रेयर लोग हैं। 0.1% मैम बता रही हैं, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ, बाकी आई डोंट नो, ठीक है। हाँ, तो तुम लोग अपने दिल पे मत ले जाना कि मैम ने बोला है कि नहीं रहते हैं, ठीक है। हाँ, आप लोग भी रहते हो जब पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं मानती हूँ इस बात को, लेकिन ये आप लोगों को पता है कि मैं क्या कहने का प्रयास कर रही हूँ। सो लाइक यहाँ पर कि ब्रह्मचर्य जीवन जो था वो क्या था, वो अनिवार्य था, ज़रूरी था, नेसेसरी था। क्यों? क्योंकि फोकस्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी ब्रह्मचर्य जीवन किससे व्यतीत करना है? अपना मोबाइल दूर रखो, इंस्टाग्राम नहीं चलाना है, व्हाट्सएप नहीं चलाना है, फेसबुक नहीं चलाना है, यूट्यूब चला सकते हो, क्लासेस के लिए चला सकते हो, बस उतना। रील्स नहीं चलानी है, नो वेब सीरीज, नो मूवीज़। तो क्या इस सब को त्याग कर तुम पढ़ सकते हो? क्या ये सारी चीज़ें जो हैं वो तुम लोग छोड़नी है और देन आपको पढ़ना है? तो वो हो गया आप तुम लोगों का ब्रह्मचर्य जीवन। वही मैं मानती हूँ, वही है, उतना ही कर लो, ठीक है। हालांकि एक विवाहित युवक शिक्षा प्राप्त करने के लिए हकदार नहीं, जैसे कि मैंने बताया कि दो द मैरिड यूथ वॉज द एंटाइट टू गेट द एजुकेशन, मतलब एक मैरिड लड़का, मैरिड जो बच्चा है, ठीक है, वो शिक्षा के लिए जो है वो था, लेकिन वो उसको गुरुकुल में रहने की अनुमति नहीं होती थी, ठीक है। गुरुकुल में नहीं रहने दिया जाता था। उनके लिए रेजिडेंशियल नहीं होता था। जो लोग मैरिड होते थे उनको अपने घर पर ही जाना होता था। सो लाइक वो सुबह आएंगे, शाम को जाएंगे, जो भी प्रोसेस जो है वो पढ़ने का होता था, गुरुकुल में रहेंगे नहीं, लेकिन एजुकेशन पूरी प्राप्त करने का जो है वो उन्हें मतलब एक तरीका जो है वो था। तो पूरी एजुकेशन प्राप्त करने का हक जो है वो उन्हें था। आई होप कि इतनी चीज़ें सबको क्लियर हुई होंगी। हाँ, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो क्या मैम, जैसे यहाँ पर छात्र लिखा हुआ है, तो क्या पहले गुरुकुल में जो परिषदें होती थीं, जो सम्मेलन होते थे, जो शिक्षाविद होते थे, क्या जो है वो उसमें महिलाओं को या जो है लड़कियों को पढ़ने की अनुमति नहीं होती थी? देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, हमारे अगर ऐतिहासिक दृष्टिकोण को, अगर मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकली अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ, बैक जाती हूँ, तो लाइक हम लोगों ने आफ्टर द इंडस वैली सिविलाइजेशन हम लोग पढ़ते हैं द वैदिक पीरियड, ठीक है। सो इन द वैदिक पीरियड हम लोग इसमें दो चीज़ें पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ वैदिक एंड सेकेंड वन इज़ लेटर वैदिक फेज। सो फर्स्ट वन इज़ वैदिक फेज। जो वैदिक फेज था, जो वैदिक पीरियड था, उसमें महिलाओं को पढ़ने की अनुमति थी, जिसमें आप अपाला, गार्गी, इनका नाम जो है वो पढ़ते हैं। ये विदुषी स्त्रियाँ, ठीक है, जो कि उस समय की जानी मानी, ठीक है, इनसे क्वेश्चंस बनता भी है। तो ये पहले सारे अधिकार थे, लाइक स्त्री जो है वो उसको शिक्षा का अधिकार था, स्त्री को शासन करने का अधिकार था, स्त्री को स्वयंवर करने का अधिकार था, विवाह की पद्धतियाँ थी, और जैसे विलोम विवाह हो गया, राक्षस विवाह हो गया, ठीक है, कई तरीके के विवाह पद्धति, निम्न जाति, उच्च जाति, इस तरीके से विवाह जो है वो बने हुए थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उस समय में महिलाओं को बराबर, सिमिलर, पैरेलल, समांतर जो है वो रखा जाता था। आफ्टर द वैदिक पीरियड, जैसे ही लेटर वैदिक फेज आता है, सारी चीज़ें परिवर्तित हुई। फर्स्ट वन इज के वैदिक पीरियड में पहले कर्म के आधार पर जो है वो कार्य था, मतलब जैसे हम लोग 4 वर्ण वैदिक, यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो जिस जाति में जन्म लेगा उसी आधार पर उसको कार्य जो है वो बांट दिया। ये वैदिक फेज में नहीं था। लेटर वैदिक फेज आते ही उसी आधार पर, जैसे कि सपोज कोई अगर युद्ध के कार्य कर रहा है तो वो केवल युद्ध के कार्य ही करेगा, कोई अगर पूजा पाठ कर रहा है तो वो पूजा पाठ ही करेगा, कोई अगर चर्मकार है तो वो चर्मकार ही होगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हुई, ये सारी चीज़ जो बनी ये आपके लेटर वैदिक फेज से बनी।
सो जितनी भी व्यवस्था, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये कहूँगी कि जो थोड़ी बहुत व्यवस्था तो बिगड़ी जो है, फिर उसके बाद जो मॉडर्न फेज आता है, जैसे वो डिस्पैच आया, नारी शिक्षा के लिए सक्रिय कदम उठाए, ठीक है। आधुनिक काल में 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है, राजा राम मोहन रॉय आते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती आते हैं, ये सब आपको पढ़ने होंगे। तो इन सब में फिर क्या था, ये सब ने संस्थाएं जो हैं वो स्थापित की, और जब संस्थाएं स्थापित हुई तब फिर नारी शिक्षा की बात, सती प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, फिर नारियों के जीवन में, स्त्री के जीवन में बदलाव आना शुरू हुआ। सो वो बदलाव फिर वहाँ से देखने को मिलता है, बट उससे लेटर वैदिक से लेकर के तब तक थोड़ा सा बदलाव जो है वो कम था। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो हमें नहीं जाननी है वो मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगी। तो अब इस युग में यहाँ पर मैंने बताया, ओके, सो ब्रॉडली देयर एग्जिस्ट 3 टाइप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन, नेमली गुरुकुल्स, मतलब 3 तरीके की इंस्टीट्यूशंस थे उस समय पर, दैट इज गुरुकुल्स, ठीक है, गुरुकुल थे, दूसरा परिषद थे, और तीसरा सम्मेलन यानी कि कॉन्फ्रेंसेस। अब क्या जो है कि तीनों में ही पढ़ने के लिए चाहते थे, तो यहाँ पर भी चीज़ें थोड़ी सी चेंजेस थी। जैसे पहले गुरुकुल में, परिषद में कब जाएंगे, परिषद में जाएंगे जब आपको शोध करना है, सम्मेलन में कब जाएंगे जब आप शोध पूरा कर चुके हैं या शोध के अंतिम पड़ाव में हैं। तो इस तरीके से सो लाइक यहाँ पर besides these regular schools of instructions there were special institutions for the promotion of advanced study and the research. These are called in Rigvedas as the Brahman Sangha, ठीक है। तो ब्राह्मण संघ, ऋग्वेद के अंतर्गत इस संघ को क्या कहा गया है, ब्राह्मण संघ कहा गया है। यहीं पर आगे जानते हैं, these academics were called परिषद, और ये academics क्या बुलाई जाती थी, ये सारी academic जो है वो परिषद बुलाई जाती थी, ठीक है। देयर इज रेफरेंसेस टू द पांचाल परिषद इन द उपनिषद इन हुज प्रोसीडिंग इवन किंग पार्टिसिपेटेड, यानी कि इन उपनिषदों के अंतर्गत पांचाल परिषद भी थी, जिसमें राजा लोग जो हैं वो क्या करते थे, वो भाग लेते थे। डेट मीन यहाँ पर ये जो परिषद बनी हुई थी, ये बेसिकली क्या थी, गुरुकुल के बाद जितनी भी परिषद थी, ठीक है, जो सम्मेलन थे, ये किस लिए थे, ये शोध को, यानी कि जो आपका रिसर्च वर्क होता है, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। पहले भी रिसर्च होता था, जाहिर सी बात है। अब रिसर्च किस में है, जैसे पहले, अभी रिसर्च की मैं बात करूं यहाँ पर, अभी के प्रेजेंट के सेशन में, अभी प्रेजेंटली यहाँ पर मैं बात करूं, तो अभी हम किसी विषय को लेकर करते हैं, ठीक है, मेडिकल टर्म्स में वहाँ अलग रिसर्च, साइंटिस्ट अलग रिसर्च कर रहे हैं, तो हर टर्म में अलग अलग तरीके की रिसर्च। पहले भी इसी तरीके की रिसर्च, तारों के बारे में जानकारी, ठीक है, औषधियों के बारे में जानकारी, पुष्पों के बारे में जानकारी, फूलों के बारे में जानकारियाँ, तो हर तरीके की रिसर्च जो है वो पहले। अब यही शोध कार्य आगे बढ़ते थे, यही शोध कार्य, तो केवल गुरुकुल नहीं, गुरुकुल से आगे भी शिक्षा जो है वो बन रही थी, केवल गुरुकुल तक ही शिक्षा जो है वो सीमित नहीं थी, शिक्षा जो है वो आगे तक सीमित थी। सो ऐसा नहीं कि पहले रिसर्च नहीं था, हायर एजुकेशन पहले नहीं थी, या अभी इस समय हम प्रेजेंट में ही हायर एजुकेशन की तरफ मूव करते हैं। अभी प्रेजेंट में तो उतना मूव नहीं कर पाते, लेकिन अगर मैं देखूं तो पहले की अपेक्षा पहले में जो है वो बालक, जो शिष्य होते थे, वो काफ़ी हद तक, जैसे कोई कोई तो अपना पूरा जीवन ही इसी में लगा देता था, आज भी लगा देते हैं, नॉट एट ऑल, ठीक है। चलो, सो यही एकेडमिक्स क्या बुलाई जाती थी, यही एकेडमिक्स जो है वो परिषद कही जाती थी। देयर इज अ रेफरेंस टू द पांचाल परिषद इन द उपनिषद, उपनिषदों में इसे पांचाल परिषद कहा गया है। हुज प्रोसीडिंग इवन किंग पार्टिसिपेटेड, और इन परिषदों में जब भी कोई भी किसी भी प्रकार का कार्य होता था, जैसे अभी आपने अपना कोई रिसर्च वर्क तैयार किया है तो एक समिति बैठती है, ठीक है, उसमें फिर अगर आप JRF में हैं, फिर आप JRF से SRF में आते हैं, तो फिर से एक पैनल बैठता है, उस पैनल में 4 से 5 लोग जो है वो बैठते हैं, उसमें आपका सुपरवाइजर, आपका मेंटर होता है। वो मेंटर क्या करेगा, वो मेंटर आपको जो है वो बताएगा कि भाई ये जो है आपके लिए बना हुआ है, बाकी के सबके सामने आप अपनी रिसर्च जो है वो प्रेजेंट करते हैं। देन यू विल गो द SRF, यानी कि सीनियर रिसर्च फेलोशिप, उसके बाद आपकी फेलोशिप और बढ़ जाती है जब आप उसको क्वालिफाई कर लेते हैं। तो JRF के बाद SRF का प्रोसेस, नेट के बाद JRF, JRF के बाद SRF, तो ये प्रोसेस होते हैं, ठीक है, इसी में। तो ऐसी परिस्थिति, ऐसी
संघों में कौन बैठता था, कौन भाग लेता था, तो ऐसे संघों में जो भाग लेते थे वो लेते थे राजा, ठीक है। तो कार्यवाहियों में जितनी भी कार्यवाहियां होती थी उनमें किंग जो है वो पार्टिसिपेट करते थे। These academics were the main forum where student belonging to the higher order of learning gathered and coincided with their insatiable thirst of knowledge through the discussion and the discourage। तो जितनी भी एकेडमिक थी, जितने भी मंच थे, ठीक है, जो भी मेन मंच होता था, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे आप लोगों का सपोज आप अपने स्कूल के अंतर्गत क्या करते हैं, अपने स्कूल के अंतर्गत जो है आप कोई भी लास्ट में, जैसे एक एग्जांपल के तौर फेयरवेल पार्टी ले लो आप लोग, ठीक है। सो या विदाई समारोह हो रहा है या फिर दीक्षांत समारोह हो रहा है, ठीक है। लास्ट में सबको बच्चों को डिग्रीज प्रोवाइड होती हैं, ठीक है, डिग्री मिलती है ना स्कूल कॉलेज में, जब लास्ट में जाते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में, जब आप अपना एकेडमिक्स अपना कंप्लीट कर लेते हैं, 3 साल 4 साल का डिग्री कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो उसके बाद दीक्षांत समारोह होता है, सब सारे छात्र एक साथ एकत्रित होते हैं, सभी स्टूडेंट एक साथ वहाँ पर होंगे, फिर कोई एक डिस्ट्रीब्यूट करने वाला होगा, या तो कुलपति होगा आपका, वाइस चांसलर होगा कोई भी। तो इस तरीके से क्या होता था, हायर ऑर्डर में जो है वो बच्चे जो है वो गैदर होते थे, इकट्ठा होते थे, और फिर वहाँ पर क्या होता था, फिर वहाँ पर सभी लोगों को ज्ञान की बातें जो है वो बताई जाती थी, मतलब जो महत्वपूर्ण चीज़ें, ज्ञान की बातें इन द सेंस जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, जो पढ़ाई से रिलेटेड हैं, जो चर्चा का विषय हो सकती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर चर्चा के विषय की यहाँ पर मैं बात करूँ, आप मान लो जैसे यहाँ पर पुरुष सत्ता, क्या अभी इस समय पुरुष सत्ता जो है वो विद्यमान है, तो इस पर ये एक चर्चा का विषय बन सकता है, या फिर स्त्रियों ने अपना आधिपत्य जमा लिया है, ये एक चर्चा का विषय हो सकता है प्रेजेंट के टाइम में, ठीक है। सो ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड वन कुड चूज अ पर्टिकुलर प्रोफेशन एज ही लाइक्ड। सो वैदिक पीरियड में कोई भी जो व्यक्ति था वो अपनी पसंद का जो सब्जेक्ट है, विषय है, उसे चूज कर सकता था पढ़ने के लिए, अपना प्रोफेशन जो है वो चूज कर सकता था। जस्ट एज आई चूज माई प्रोफेशन, लाइक मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था शुरुआत से, सो आई स्टार्टेड इन माई 10th क्लास। मैंने सबसे पहले अपनी 10वीं कक्षा में जो है वो ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था, और डेट टाइम माई फादर वॉज टोल्ड मी व्हाई आर यू गिविंग लाइक, ये इस तरीके की चीज़ें क्यों कर रहे हो, बिकॉज ही इज़ लॉयर, ठीक है। तो उन्हें लगता था कि मैं अपना टाइम जो है वो वेस्ट कर रही हूँ ना, ही प्राउड्स ऑन मी, अभी वो मेरे ऊपर पूर्ण जो है वो विश्वास भी करते हैं और गर्व भी करते हैं, ठीक है। तो एक वो होता है ना, तो पहले स्वतंत्रता थी सबको चूज करने की, ठीक है। अभी वही जो स्वतंत्रता है, ठीक है, उसी स्वतंत्रता की बात यहाँ पर हो रही है। तो आप लोग अपने सब्जेक्ट जो है, बच्चे शिष्य जो हैं वो अपने सब्जेक्ट्स जो है वो चूज कर सकते थे, ठीक है। अकॉर्डिंगली हिज वर्ण वॉज डिटरमाइंड, ठीक है। जैसे उस समय वर्ण निर्धारित होते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि पहले वर्ण के आधार पर नहीं था, फिर उसके बाद 4 वर्णों के आधार पर हो गया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कार्यों के वर्णों के आधार पर कार्य जो है वो दिया जाने लगा। But during later Vedic period, Varna came to be determined by the birth. Consequently, the whole society was divided into the 4 Varnas, that is Brahman, Kshatriya, Vaishya और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, पूरी जो सोसाइटी है वो इन 4 वर्णों में क्या हो गई, इन 4 वर्णों में डिवाइड हो गई। और अब तक ये जो पूरी सोसाइटी है ये 4 वर्णों में अब तक डिवाइडेड है, ठीक है। क्लियर हुआ? एजुकेशन इन द सूत्रास एंड एपिक्स अगले टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन आई होप कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा, इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। आगे एजुकेशन, यहाँ पर सूत्रास एंड एपिक्स की बात करते हैं, ठीक है। किस तरीके से जो है यहाँ पर वैदिक क्षेत्र, वैदिक साहित्य में जो है वो धर्म सूत्र जो हैं वो विकसित हुए, धर्म सूत्र जो है वो आए, लिटरेचर, साहित्य जो है वो किस तरीके से व्यापक हुआ, फैला, बना, उन सब की बात करेंगे, ठीक है। सो द पीरियड ऑफ द वैदिक लिटरेचर was followed by the सूत्र लिटरेचर।
तो जितना भी वैदिक पीरियड का लिटरेचर था वो सूत्र लिटरेचर पर जो है वो आधारित था। ठीक है, ये कब से शुरू हुआ? ये 600 BC से लेकर के 200 BC तक, बिफोर क्राइस्ट। BC स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व। ठीक है, the growth of Vedic literature had become so vast and diffused एक second, all right, so vast and diffused that the need was strongly felt to involve some practicable method as may epitomize। ठीक है, so क्या था, मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो बहुत सारी पद्धतियाँ थी, काफ़ी सारी ऐसी पद्धतियाँ थी जिन्हें विकसित करने की जो है वो आवश्यकता थी, जिन्हें डेवलप करने की आवश्यकता थी, जिन्हें बनाने की आवश्यकता थी। अब ऐसी चीज़ें क्यों आवश्यकता थी, क्यों नीड थी? किसी चीज़ को हम बना रहे हैं, किसी चीज़ को हम प्रयोग कर रहे हैं, किसी चीज़ को हम डेवलप कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं? क्यों इतना आवश्यक है किसी चीज़ को फिर से रिक्रिएट करने का? वाई वी नीड रिक्रिएशन? क्योंकि हम उसे थोड़ा सरल के साथ में, सरलता के साथ में, थोड़ा सा सुविधापूर्वक बाकी के सामने क्या कर सकें, उसको हम, मतलब जितनी हमें नीड उसकी फील हो रही है किसी भी चीज़ की, सो हम उसको उतनी ही उसमें हम उसको रिप्रेजेंट कर सकें, हम उसको दर्शा सकें, हम उसको बता सकें। जस्ट लाइक जैसे आज मैं आप लोगों को हायर एजुकेशन जो है एक ईजी वे में जो है वो बताने का प्रयास कर रही हूँ। इन दिस एज द रूल्स एंड द रेगुलेशन ऑफ द एजुकेशन वर मैनिफेस्टेड मेनली इन द फॉर्म ऑफ द धर्म सूत्र। दीज धर्म सूत्र are embodied by the principles of social conduct and a code of duties for the teachers and the students। तो अब यहाँ पर क्या था, धर्म सूत्र के रूप में प्रकट हो रही थी चीज़ें। सामाजिक स्तर पर ये जो कुछ जो नियम बने हुए थे, ये जो कुछ सिद्धांत बने हुए थे, ये नियम और ये जो सिद्धांत हैं ये लोगों के लिए बनाए गए। ठीक है, ये स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए, ये शिष्यों के लिए बनाए गए, ये गुरुओं के लिए बनाए गए। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्तव्यों को समझ सके, अपनी ड्यूटीज़ को समझ सके, उन्हें पता चले कि भैया उनके क्या कर्तव्य हैं, उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, गुरु की उनके शिष्यों के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं। ठीक है, और शिष्यों की उनके गुरुओं के प्रति, साथ ही साथ समाज के प्रति क्या नियम, क्या कायदे, क्या कानून, क्या कर्तव्य होने चाहिए, वो सारी चीज़ें जो हैं वो पता होनी चाहिए। तो एक वो चीज़ है, यानी कि कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो, जैसे अभी इस समय रूल्स और रेगुलेशंस की बात करें, जैसे अभी स्कूल में जाते हैं तो समटाइम्स टीचर्स क्या बोलते हैं, कट योर नेल्स, ठीक है, और फोल्ड योर हेयर्स, ठीक है, और डू नॉट वेयर द डर्टी क्लोथ्स, आपको गंदे कपड़े जो हैं वो नहीं पहनने हैं, नेल्स नहीं बढ़ाने, नेल पेंट नहीं लगाने। मैक्सिमम मेरा गर्ल्स स्कूल था, मुझे लड़कियों के बारे में पता है। ठीक है, लड़कों के बारे में मे भी हो सकता है कि उनको शॉर्ट हेयर रखने पड़ते होंगे, लड़के जो बड़े बड़े बाल रखते हैं। तो ये क्या था, ये उन लोगों के नियम बने हुए थे। ठीक है, बच्चों के लिए क्या होते हैं, ये नियम होते ताकि वो एक अनुशासन में रहें, उन्हें पता हो कि इन चीज़ों से आप सामाजिक तौर पर, मतलब आप एक जो शिष्य की जो एक धारणा है, एक जो शिष्य की जो बात है वो आप में दिखना चाहिए, मतलब आप एक शिष्य जैसे लगने चाहिए। ठीक है, तो वो यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी थी। तो गुरु शिष्य की जो परंपरा है उसमें कर्तव्य, अनुशासन, ये जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ऑलराइट, आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने जो है वो मेंशन है। अच्छा, यहाँ तक जो हमने क्लियर किया है ये आप लोगों के लिए है, आप लोगों का पूरा हायर एजुकेशन। अभी यहाँ पर आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को यहाँ पर, जैसे अभी आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन आप लोगों को विजिबल हो रहा है। ठीक है, सो टीचिंग एप्टीट्यूड के इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है, हालांकि टीचिंग एप्टीट्यूड से भी आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें मैंने अभी आप लोगों को बीच में थोड़ा सा बताया भी था कि आप लोगों को टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ना क्या होता है, लर्निंग कैसे होती है, किस तरीके से पढ़ते हैं, किस तरीके से सीखते हैं। ठीक है, किस तरीके से बच्चों को सिखाते हैं। अगर आप किसी कक्षा में बैठे हुए हैं, बच्चा शैतानी कर रहा है, तो क्या आप उसे मारेंगे? नहीं, आप उसे किस तरीके से समझाएंगे। मान लो कोई एक बच्चा है जो कि थोड़ा सा हैंडीकैप्ड है, या फिर किसी बच्चे की आंखें जो हैं वो थोड़ी सी खराब हैं, ऐसे बच्चे के साथ आप किस रूप से व्यवहार करेंगे, या कैसे जो है इस बच्चे के साथ आप लोग जो है वो टैकल करेंगे। तो वो सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत आती हैं। सो यहीं पर अब यहाँ पर थोड़ा सा डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स दे रखे हैं, और साथ ही साथ उनसे जुड़ी हुई कुछ चीज़ें दे रखी हैं। डिसिप्लिनरी एस्पेक्ट्स मतलब कि टीचर्स के, जैसे यहाँ पर टीचर सेंटर्स दे रखा है, शिक्षार्थी केंद्रित दे रखा है, और अधिगम
केंद्र दे रखा है, लर्निंग सेंटर्ड दे रखा है, टीचर सेंटर्ड, लर्निंग सेंटर्ड और लर्निंग सेंटर्ड यहाँ पर विजिबल है। सो यहाँ पर अब क्या है, अब इसमें बताना है कि कौन सा किससे जुड़ा हुआ है। जैसे अध्यापक केंद्रित क्या हो सकता है, अध्यापक केंद्रित मतलब अध्यापक जो है किसी टीचर के अंदर क्या चीज़ें जो हैं वो होनी चाहिए, टीचर जो है वो क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्या, टीचर शॉर्ट टेम्पर्ड होना चाहिए। मतलब जैसे बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा, एक क्वेश्चन पूछने के बाद आपने बोला अच्छा बेटा इसका आंसर ए का 3 है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। बच्चे ने बोला नहीं नहीं मैम मेरे अनुसार तो यहाँ पर क्या होगा, मेरे अनुसार तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो गलत है, मेरे अनुसार तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन, यहाँ पर मेरे साथ बी ऑप्शन जो है वो होना चाहिए। सो आई विल आंसर द बी ऑप्शन, नो। तो मैं उसको क्या डांटूंगी, क्या मैं उसको जो है वो चिल्लाऊंगी, नहीं, मैं फिर से क्वेश्चन को रिपीट करूंगी। उसने बोला नहीं मैम मुझे नहीं समझ में आया। तो शॉर्ट टेम्पर टीचर होगा तो क्या होगा, तुरंत गुस्सा करने लगेगा कि तुझे समझ में नहीं आ रहा एक बार में जब मैंने बता दी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको उसे एक बार में, अगर आप चाहते हो कि बच्चे को एक बार में समझ में आए या तो फिर थोड़ा सा डीपली जाके, और अगर उसको एक बार में नहीं समझ आया तो टीचर बड़ी कामली यानी कि बहुत शांत होकर पेशेंस के साथ में जो है, जैसे आपने देखा होगा कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में मैक्सिमम क्या होता है, टीचर्स बड़े ही काम होते हैं, शांत से होते हैं, बहुत धीरे धीरे बोलेंगे, ठीक है, बहुत आराम से प्रेम पूर्वक जो है वो व्यवहार करते हैं। तो वो क्या है, वो एक नेचर होना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर टीचर सेंटर्ड यहाँ पर क्या होगा, अब टीचर सेंटर्ड में यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या, इम्पोज्ड। टीचर सेंटर्ड में क्या होगा यहाँ पर, डेट इज इम्पोज्ड यहाँ पर आ जाएगा। शिक्षार्थी, अब शिक्षार्थी यानी कि पढ़ने वाला, लर्नर क्या करेगा, लर्नर किसी चीज़ को अपने बच्चों के साथ में जो है वो साझा करेगा, अपने सहपाठियों के साथ में साझा कर सकता है, या फिर क्या करेगा, या फिर जो है कोई अब क्विज हो रही है तो क्विज में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करेगा। तो उसमें क्या होनी चाहिए, उसमें सहभागिता होनी चाहिए। सो लर्नर, शिक्षार्थी केंद्रित क्या होनी चाहिए, सहभागिता यहाँ पर होनी चाहिए। लर्निंग सेंटर्ड यहाँ पर है, ये लर्नर सेंटर्ड है और ये लर्निंग सेंटर्ड है, ये लर्नर सेंटर्ड और ये लर्निंग सेंटर्ड, ठीक है। लर्निंग सेंटर्ड मतलब अधिगम, यानी कि जो आप पढ़ रहे हैं, आप जो जब भी ऑप्शन यहाँ पर लगाएंगे तो आपको पता है कि 2 आपने कर लिए हैं तो आप तीसरा इजीली जो है वो कर सकती हैं। तो एनटीए जब भी कोई क्वेश्चन प्रोवाइड करता है, सो लाइक आप 2 से 3 ऑप्शंस के साथ में गो थ्रू करेंगे, इसमें तो 3 ही ऑप्शन है, सो 2 ऑप्शंस के साथ में गो थ्रू करते हैं, यू विल गेट द राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शंस बड़े ही ऐसा नहीं कि बिल्कुल सिमिलर से ऑप्शंस जो है वो दे देता है, मैक्सिमम एक ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पर अभी ए का दूसरा दे रखा है, तो आपको नेक्स्ट वाले पे जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको पता है कि ए का दूसरा मेरा बिल्कुल सही है, अब बी का पहला, तो बी का पहला इसमें ही दे रखा है, दैट सी इज द। अब इसमें अगर डी ऑप्शन भी होता ना तो वो भी डिफरेंट ही होता, अगर डी ऑप्शन सेम करेगा तो बहुत लेंदी सा क्वेश्चन हो जाता है। वैसे 1-2 ही क्वेश्चन ऐसे आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं। ऑलराइट, चलिए बाकी आज के लिए इतनी ही मुलाकात करते हैं, बाकी मैं आप लोगों से मुलाकात करती रहूँगी ऐसे ही बेहतरीन और शानदार से सेशंस के साथ में। आई होप गाइज आप लोगों को ये सेशन जो है वो पसंद आया होगा, मैं आशा करती हूँ आप लोगों को ये सारे जो भी हम लोगों ने आज के सेशन में पढ़ा आप लोगों को पसंद आया होगा। बाकी आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।